वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बातचीत को जारी रखेंगे। पाकिस्तान के 21 हलकों के अंदर ज़िमनी इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन के नताइज आपके सामने आ रहे हैं। केपी के अंदर जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है कि उनके उम्मीदवार जो हैं जीत रहे हैं। बाजोड़ में PTI के आज़ाद उम्मीदवार जो खड़े हुए थे वो आगे हैं, लेकिन उनका अपना जो टिकट होल्डर है वो पीछे है। पंजाब के अंदर अभी चीज़ें मिक्स ही हैं, कुछ जगहों से रिजल्ट आ रहे हैं, कुछ जगहों पर रुके हुए हैं, स्लो हैं। कमर दिलशाद साहब ने भी हमें इस प्रोग्राम के हिस्से में ज्वाइन किया और एक दो बड़े टेक्निकल क्वेश्चन है जो हमें उमर दराज गोंदल साहब ने भी और बाकी लोगों ने स्टार्ट के अंदर जो उठाए थे। कंवर साहब बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। ये बताइएगा कि आज पंजाब के अंदर कुछ हलकों में ये शिकायत मिल रही थी कि प्रिजाइडिंग अफसर्स ने लिख के भी भेजा कि हमें फॉर्म 45 नहीं दिए गए, तो हम नताइज कैसे तैयार करके भेजेंगे, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कुछ हलकों के अंदर प्रिजाइडिंग अफसर ने दोपहर में ही जो पोलिंग एजेंट्स थे ख्वातीन वगैरह उनसे कहा जी कि शाम को देर हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, रात देर हो जाएगी, तो आप अभी से साइन करके दे दें तो उस वक्त हम गिनती करके फिल करेंगे। बाद में पता चला कि उन्होंने कि नताइज बना के RO को भी भेज दिया। तो इन जगहों के ऊपर इलेक्शन एक्ट क्या कहता है? उन हलकों में या उन पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन होगा या क्या होगा? आम साबित हो जाता है कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने दोपहर के वक्त ही फारा 45 पे दस्तखत करवाए। तो ये सबसे बड़ी गलती तो उनके जो पोलिंग एजेंट हैं उनकी गलती आती है ना। उन्हें नजर आना चाहिए था कि जनाब अभी तो दोपहर का वक्त है, हम दस्तखत कैसे करें। तो इसलिए उनकी सबसे बड़ी तो कोताही उनकी है कि वो दस्तखत नहीं करने चाहिए थे। शाम के टाइम 5 बजे के बाद तो वह सब पूरे इलेक्शन होते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात ये है, लेकिन अब अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास ये सबूत मिल जाता है कि भाई उन्होंने पहले ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर दस्तखत करवा दिए हैं, तो उस हल्के ने तो उस पर दोबारा प्रिजाइडिंग ऑफिसर के खिलाफ ही वो अपने ट्रस्ट प्रैक्टिस के तहत उसको उसके खिलाफ एक्शन दिया जाएगा और फारा 45 जो है उसको तस्लीम नहीं किया जाएगा। लेकिन एक बात, दूसरी बात ये रिटर्निंग ऑफिसर को भी ये एहसास होना चाहिए कि दोपहर के टाइम रिटर्निंग ऑफिसर के पास लेने का मजाज ही नहीं है। वो तो तकरीबन जब सारे हरकों का रिजल्ट आ जाता है तो रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे जब उसके पास रिजल्ट जाता है और वो भी जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उसके तहत वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेजने का मिजाज है। ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन में गौर करनी पड़ेगी और ये मीडिया में जो आता है उसकी हकीकत क्या है ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान इसका वजाहत बयान करेगा। लेकिन बार ये दस्तखत करवाए हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने, गलती जो है वो करंट प्रैक्टिस के जिम्मे तो पोलिंग एजेंट ही आता है। पोलिंग एजेंट दस्तखत क्यों किए उसने दस्तखत? उसको नजर नहीं आ रहा था कि दोपहर के टाइम तो रिजल्ट भी नहीं आया, अभी तो पोलिंग हो रही है, तो मैं दस्तखत किस बात की करूं? तो ये तो बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा मामला जो जहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर्स ने लिख कर भेजा, ये लाहौर का जो PP 158 का हल्का है, ये खाली किया था। शहबाज शरीफ साहब यहाँ से जीते थे और अभी मुनिस सलाई जो है कि वहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। वहाँ पे प्रिजाइडिंग अफसर ने लिख के भेजा कि हमें फॉर्म 45 दिए ही नहीं गए। कई पोलिंग स्टेशन से ये मामला उठा। ये कैसे हो सकता है कि फॉर्म 45 जाए ना प्रिजाइडिंग अफसर के पास? हाँ, ये तो बात उसकी दुरुस्त नहीं है। इसके बाद ये तो इसका रिटर्निंग ऑफिसर ही जवाब देती है। रिटर्निंग ऑफिसर ने जो पोलिंग बैग तैयार करता है उसमें डाले और पोलिंग बैग में जो है वो फारा 45 भी होते हैं, इलेक्टोरल रोल भी होते हैं, बाकी सारा इलेक्शन मटेरियल भी होता है। उस पोलिंग बैग के अंदर ही फारा 45 रखा जाता है। तो ये देखो रिटर्निंग ऑफिसर जवाबदेह होगा कि आपने जो पोलिंग बैग तैयार किया उसमें ये फारा 45 क्यों नहीं उसके अंदर शामिल किया, क्यों रखा गया। तो ये तो रिटर्निंग ऑफिसर पे हर्फ आएगा और वो इसको जवाब देना पड़ेगा। अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर देख कर दे दिया है तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर ही इसका जवाब देगा। और अगर इसमें यह साबित होता है कि वाकई ये गफलत RO ऑफिस में हुई है तो इलेक्शन एक्ट के तहत वहां भी कार्रवाई हो सकती है RO ऑफिस के खिलाफ, RO के खिलाफ? RO के खिलाफ तो हमारा तो शुरू से भी हमारा कहना है और इसके बाद में सबसे बड़ा अहम फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उस्मानी ने भी ये फैसला लिखा हुआ है कि यही किसी पोलिंग स्टेशन पर अगर करप्ट प्रैक्टिस होती है तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ही जवाबदेह होते हैं, उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। ये तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फैसला है। और इलेक्शन एक्ट में भी प्रोविजन मौजूद है इसकी इलेक्शन एक्ट में भी मौजूद है। तो सेक्शन 174 भी है, 167 से लेकर 185 तक। उसमें अगर किसी पोलिंग स्टाफ ने अगर कहीं गड़बड़ की है, करप्ट प्रैक्टिस की है या उसने मैनिपुलेट किया है तो उसके खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताइएगा कि आपने खुद भी इलेक्शन करवाए और ऐसे इलेक्शन भी करवाए जहाँ पे वाकई पाकिस्तान को सिक्योरिटी के हवाले से बड़े खदशात और दहशतगर्दी अरूज पर थी। उस दौर में भी आप इलेक्शन में थे। तो ये जो फ़ोन का बार बार बंद होना, इंटरनेट फ़ोन का बंद होना इलेक्शन के दौरान,
इलेक्शन एक्ट या जो आईन पाकिस्तान में कहता है कि आप इलेक्शन कमीशन का रोल है कि फैसिलिटेट इतना करे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसकी भरपूर शिरकत हो ताकि अवामी राय सामने आए। ये चीज़ें बंद करने से कम्युनिकेशन बंद हो जाती है, तो इससे तो जो टर्न ओवर है वो कम हो जाता है। तो आप ये समझते हैं कि ये वाकई दुरुस्त हल है या इसका कोई अल्टरनेट हल निकालना चाहिए? इसमें सबसे बड़ी बात ये है, जो स्टेट का मामला हो जाता है, जब वो सिक्योरिटी का नाम लेते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंटरनेट बंद कर रहे हैं, वजारत दाखिला ने जो ऑर्डर जारी किए पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को, तो उन्होंने कहा हमें तो वजारत दाखिला ने हुक्म जारी किया था। अब वहाँ जहाँ सिक्योरिटी का मसला आ जाए, दहशतगर्दी आ जाए, इस तरह से ये सब इदारे मजबूर हो जाते हैं। अब इसी तरह इसी सिक्योरिटी के नजरबंदी तो नहीं होती आजकल, लेकिन सिक्योरिटी को देखते हुए बहुत से शख्सियात को भी आप देखिए घरों में बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर कबीर खान 15 साल तक घर में नजरबंद रह गए। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू है। अब सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के तहत इंटरनेट भी बंद हो जाते हैं, मोबाइल भी बंद हो जाते हैं, इसमें कोई इदारा खामोश हो जाता है। हमारी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सिक्योरिटी का पॉइंट बस हो गया। तो ये तो इसका तो कोई हल नहीं है। ये तो सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जिस तरह चाहे आप इंटरनेट बंद कर दें, मोबाइल बंद कर दें, तो ये उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आज बंद करते हैं। वाकई फर्क पड़ता है। वोटर तो घर से निकलता नहीं है, उसको लाइन नहीं मिलती कि मेरा पुलिस स्टेशन किधर है। तो जब मोबाइल पे हर चीज आ जाती है ना, बाकायदा लोकेशन आ जाती है, तो वो चीज ना आए तो फिर वोटर्स को भी तकलीफ होती है पुलिस स्टेशन पहुंचने पर। तो इस पर असर तो पड़ता है वोटर टर्नआउट के ऊपर। आप नहीं समझते कि इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी के ऊपर अभी रिसेंटली भी जितनी भी एतराज़ात उठे थे पाकिस्तान में भी बाहर भी जो मुबसरीन थे, उनका ये ख्याल था कि ये एक बहुत बड़ा हर्डल है कि आप टर्नओवर कम हो जाता है, और फिर जो इलेक्शन कमीशन ने खुद जो ऐसे सिस्टम डेवलप किए थे कि आप अपना वोट नंबर या पोलिंग स्टेशन सारी करते हैं, वो जो एक SMS भी करते हैं वो भी बंद हो जाता है। तो उससे तो इलेक्शन प्रोसेस में तो हम फैसिलिटेट नहीं कर रहे फिर। ये दुरुस्त फरमाया आपने। हम भी इसके बारे में बड़े कंसर्न है कि जब भी इलेक्शन 8 फरवरी को इलेक्शन हुए तो उसमें भी अचानक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की मशावरत के बगैर ही निगरान हुकूमत ने और तमाम अपने इंटरनेट जो है बंद कर दिया, मोबाइल बंद कर दिए, जिससे इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम में मुतासर हुआ और प्रिजाइडिंग ऑफिसर वक्त के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर को रिजल्ट ना दे सका। तो रात 3-4 दो दिन गुजर गए जबकि चीफ इलेक्शन कमीशन बार हुक्म जारी कर रहे थे कि रात के 2 बजे तक तमाम रिजल्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन को पहुंचाया जाए। उनके हुक्म की भी तामील ना हो सकी। और अब भी यही मामला हो रहा है कि अब ये जैसे आप फरमा रहे थे कि ये सारा मामला जो है ये तो इंटरनेट की वजह से भी मुतासर हुआ, रिजल्ट आने में भी देर हो जाएगी। लेकिन चूंकि लाहौर का तो आधे घंटे में रिटर्निंग ऑफिसर का दफ्तर है प्रिजाइडिंग ऑफिसर से, तो वो बाई हैंड जाके उसको पेश कर दें। लाहौर में, कसूर में, जो खास शहरों में हो रहा है इलेक्शन, तो वहाँ तो कोई मसला नहीं हो, तो रिटर्निंग ऑफिसर को बाई हैंड भी दे सकते हैं। चले, बहुत शुक्रिया। कंवर दिलशाद साहब बातचीत कर रहे थे हमारे साथ इलेक्शन प्रोसेस और इसको कुछ मसले मसाइल हैं। उमरदास गोंदल साहब हमारे साथ ही हैं। तो गोंदल साहब, दरमियान में आपसे हम बात कर रहे थे कि वो जो अभी इलेक्शन के बाद की सूरत हाल है, KP से जो दबाव, फरीदुल्ला साहब हमें पेशावर से ये बता रहे थे कि वहाँ तो तैयारी उनकी है, फ़ंड है नहीं है उनके पास, और अगर बजट भी नहीं होता तो फिर डेफिनेटली वो वफाक की तरफ बढ़ेंगे। और उसमें क्योंकि लास्ट टाइम मुझे याद पड़ता है फरीदुल्ला साहब ने एक ट्रांसमिशन में कहा था कि वहाँ पे ANP और जो शेरपो साहब की पार्टी है वो सूबाई हकूक़ के हवाले से वो भी PTI की इस तहरीक को ज्वाइन कर सकती है। तो ऐसी सूरत पंजाब में आप क्या देख रहे हैं? अच्छा सर, पंजाब के अंदर एक तो वो PTI खुद चाहती है कि उनको स्पेस मिले, तो ज़रा अगर 6 इत्तेहादी जो जमातें हैं उनके साथ वो मिलकर ग्राउंड में उतरे तो ज़रा आसानी रहेगी। लेकिन हमने देखा है कि 19 तारीख को लाहौर के अंदर उन्होंने जलसा किया जिसमें उमर अयूब साहब थे या जो दीगर क़यादत है वो भी आई। फिर हमने कसूर के अंदर शेर अफजल मरवत की एक रैली नुमा जलसा देखा N132 के अंदर, तो लोगों की तादाद तो बहुत बड़ी आई। लेकिन ये 9 मई के बाद पहला वाकया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाहौर में या कसूर के अंदर कोई पब्लिक गैदरिंग की और वो पब्लिक गैदरिंग होने दी गई। उस दौरान गिरफ्तारियां नहीं हुई, उस दौरान किसी किस्म की वो चीज़ नहीं हुई। ये अलग बात है कि ज़िले इंतजामिया से वो इजाज़त मांगते रहे, वो नहीं दी गई, अदालत ने मुदाखलत की। कसूर में वो भी बगैर इजाज़त के उन्होंने कर लिया, उसमें मुकदमा भी हो गया। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इस सिलसिले में एक कमेटी बनाई गई है पंजाब में जिसमें तमाम ही पंजाब की जो लीडरशिप है वो शामिल है। बसरा साहब हो गए, हाफिज फरत हो गए, दार बरादरान हो गए, सबको उसमें शामिल किया गया है कि पंजाब के अंदर कैसे हमने एक पब्लिक मूवमेंट लेके चलनी है या कैसे लोगों को अपनी तंजीम को मोबिलाइज करना है।
तो तजवीज़ ये आई है, पहली तजवीज़ ये थी कि गुजरांवाला में जलसा किया जाए। अब जो साहबजादा हामिद रजा हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह, उनकी जानिब से एक तजवीज़ ये है कि फैसलाबाद से आगाज़ किया हाँ, जाए। वो उनका घर है, वहाँ पे उनका काफ़ी वोट बैंक भी है। जी, उसकी वजह ये भी है 8 फरवरी वाले इलेक्शन में क्लीन स्वीप किया एक लिहाज से फैसलाबाद के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और फैसलाबाद ज़ाहिर है कि अर्बन इलाका है, तो उनका ख्याल है कि वहाँ पे उनकी मकबूलियत है। तो हमें ज़रा अभी लाहौर नहीं जाना चाहिए, लाहौर आखिर में जलसा होना चाहिए, एक जो जब मीनार आप पाकिस्तान। मार्च के तो वो फैसलाबाद के जलसे के हवाले से वहाँ पे तजवीज़ आई है, लेकिन जाहिर है कि वो तहरीक इंसाफ अकेली ने फैसला नहीं करना, बाकी जमातें भी हैं। तो इस तजवीज़ को इसलिए अभी उसके ऊपर कोई ऐलान नहीं हुआ कि जो बाकी जमातें हैं उनको भी एतमाद में ले लिया जाए। तो तहरीक इंसाफ को इससे फर्क नहीं पड़ेगा, इस नतायज से कि क्या फर्क पड़ता है। तहरीक इंसाफ 5 में से अगर एक सीट भी निकाल गई तो वो तो करेंगे, देखिए हमने गवर्नमेंट की एक सीट और कम कर दी है। असल मसला ये है कि गवर्नमेंट क्या उनको मूवमेंट चलाने देती है, क्या गिरफ्तारियां ये छापे होंगे, ये तहरीक इंसाफ के लिए भी है। फिर तहरीक इंसाफ की क़यादत जो पंजाब में है उसके ऊपर भी सवालिया निशान है। मियां असलम इकबाल कब सामने, इमाद अजहर कब सामने आएंगे। लेकिन उन सब बातों से कता नजर अगर हुकूमत जो है वो इन चीजों के ऊपर रही, गिरफ्तारियां करने के हवाले से, मुकदमात को लेके, तो मेरे ख्याल से हुकूमत के लिए भी नुकसानदेह होगा। मीडिया, सोशल मीडिया का दौर है, लोगों को चीजों का पता चल जाता है, आप नहीं छुपा सकते। और आप वो जो परसेप्शन बनाना चाह रहे हैं मरियम नवाज शरीफ साहबा की पंजाब के अंदर, मेरे ख्याल से जब इस किस्म के इक़दामात होते हैं कि जीपी चौक तो में उसका नुकसान होगा। अच्छा, ये बताएं कि जमात इस्लामी इस तहरीक के साथ शामिल हो सकती है? और मियां नईम बड़े एक्टिव, हाफिज नईम साहब जो है कि बड़े एक्टिव हैं, बड़े फाल, कराची के अंदर तो बड़ा हल्ला गुल्ला उन्होंने किया कि अगर वो इस तहरीक में शामिल होते हैं तो फिर क्या इस पे? अगर आपने उनकी तकरीर सुनी हो जो उन्होंने तकरीब हलबरदारी में मंसूरा में की, मैं वहां मौजूद था, वो किसी तौर पे भी जमात इस्लामी के किसी रिवायती अमीर की या जमात इस्लामी के किसी रिवायती रहनुमा की तकरीर नहीं थी। उन्होंने वही जबान इस्तेमाल की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हुकूमत के मैंडेट को लेकर करती है। उन्होंने फॉर्म 47 का जिक्र किया, उन्होंने मुसल्लत का लफ्ज इस्तेमाल किया, और उन्होंने कहा कि हम कबूल नहीं करेंगे, हम तहरीक चलाएंगे। अब चूंकि 6 जमाती जो अलायंस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो शामिल हैं, लियाकत बलोच साहब उसमें नुमाइंदगी करते रहे, पशीन जलसे में भी वो गए। अब देखना यह है कि हाफिज साहब के आने के बाद उसमें क्या फर्क आता है कि वो सोलो फ्लाइट पे जाते हैं या अपना वजन तहरीक इंसाफ के साथ डालते हैं। वो लेकिन बड़ा ये अहम बात होगा। है मैं जरा तो तहरीक- क्विकली, फरीद साहब हमारे साथ हैं? फरीद साहब क्विकली जरा बता दीजिएगा, वो जो ANP और शेरपो साहब का था कि सूबे के हकूक पे साथ आ सकते हैं, तो अगर ये सूबे के हकूक पर ही KP आगे बढ़ता है तो क्या होगा? यही जमातें, बल्कि जमात इस्लामी भी इनका साथ देंगी। आपको याद होगा कि 2013 के इलेक्शन के बाद जमात इस्लामी और कौमी वतन पार्टी आफ्ताब शेरपो की इनके इत्तेहादी थे, और ANP ने तो पहले ही ऐलान किया है कि अगर PTI सूबाई हुकूक के लिए कोई प्रोटेस्ट या कोई एहतजाज या जलसा करेंगे तो हम उनका साथ देंगे। तो मेरे ख्याल में इन्होंने जो शुरू से एक ही रट लगाई है, एक ही बात उनका सामने आ रहा है कि सूबे के हुकूक, बिजली, पानी, गैस, और ये तो अगर ये मुकदमा ये आगे लेके जाएंगे तो डेफिनेटली जिस तरह बलूचिस्तान में है इसी तरह पख्तूनख्वा में। बहुत शुक्रिया फजीलुल्लाह साहब आपका, उमर दराज गोंदल आपका, और सरवर बारवी से बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बातचीत करते हैं इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी उसके ऊपर। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।